दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी और जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है वो गणित की तरह है और उसमें बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो उसकी रणनीति क्या हो? तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो व्याकरण जो भाग है वो एक गणित की तरह बहुत अधिक अंक आते हैं, लेकिन उसमें विद्यार्थी लापरवाही करते हैं। वो ये सोचते हैं कि पर्यायवाची सीधे एग्जाम में लिख देंगे, विलोम शब्द लिख देंगे, लेकिन दिक्कत क्या आती है, वर्तनी की अशुद्धि कर देते हैं। जैसे आपसे अमृत का पर्यायवाची पूछा, आपने लिख तो दिया अमी, अब ये पता नहीं कि अमी में मी छोटा है या बड़ा है, तो आपके नंबर पे हो गया 0। इसी तरीके से आपको पूछा कोयल, है ना, अब कोयल का जो पर्यायवाची है, अब आपको लिखना जैसे बसंत दूत है, अब उसमें आप सोचोगे बसंत दूत में छोटा है या बड़ा है। तो कहने का मतलब वर्तनी संबंधी किसी भी तरीके की अगर अशुद्धि है और आपको व्याकरण का कोई भाग आता भी है और अगर आप वर्तनी की अशुद्धि कर देते हो तो उस पर आपके अंक शून्य हो जाते हैं। अब आपको लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। अब विलोम शब्द क्या लिखना है, एक शब्द जो है आपको लिखना निर्भिमानी। अब आप सोचते हो निरभिमानी है कि निरअभिमानी है कि, तो वहाँ ये जो कन्फ्यूजन, ये जो दुविधा होती है, ये दुविधा आपके अंक काट देती है और आपके पढ़ने के बावजूद भी आपके पढ़े हुए का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरीके से मुहावरा और लोकोक्ति, आप ये सोचते हो कि हम मुख्य परीक्षा के अंदर लिख देंगे। दोस्तों जब तक घर से आप उस वाक्य का प्रयोग पूर्णतया समझ करके नहीं जाओगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे। जैसे आपको एकदम कह दिया जाए कि सब धान 22 पंसेरी, तो आप उजुल फुजूल उदाहरण दे दोगे, जबकि बिल्कुल स्पष्ट, जैसे इंग्लिश में शब्द है ना, क्रिस्टल क्लियर प्रयोग होना चाहिए। तो मुहावरा और लोकोक्ति के लिए भी आप तुक्के मत मारे। घर से पहले से जो राघव प्रकाश सर में या हरदेव बहारी सर में जो दे रखा है उसको घर से एक फ्रेमवर्क बना के जाइए कि भाई सब धान 22 पसेरी का मतलब ये है, ये वाक्य प्रयोग तब होता है, आधा तीतर और आधा बटेर शब्द का प्रयोग होता है तब होता है। इसी तरीके से प्रशासनिक शब्दावली भी घर से तैयार करके जाओ। और मैं तो ये कहता हूँ राघव प्रकाश में पर्यायवाची, संधि, समास, युग्म शब्द, एक शब्द, है ना, इनकी आप कम से कम 20-25 बार लिख लिख करके अभ्यास करो। एक एक शब्द आपको आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं कि आपको किम कर्तव्य विमूढ़ है तो वहाँ फिर आप दुविधा में पड़ जाओगे, किम कर्तव्य विमूढ़ कैसे लिखा गया था, व्यवहारिक है व्यावहारिक है, वो एग्जाम हॉल में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। घर से क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, इसकी वर्तनी ऐसी है, इसमें कू छोटा है, इसमें कू बड़ा है, इसमें भी छोटी है, इसमें भी बड़ी है, इसमें रे ऊपर लगता है, इसमें रे ऐसे लगता है। तो एक एक शब्द का आपको पता होना चाहिए। तो व्याकरण बहुत अच्छे तरीके से करोगे। व्याकरण गणित के अंक है और व्याकरण अगर अच्छी होगी, जैसे आप हैं, बाद में निबंध अच्छा लिख देंगे, लेकिन शुरुआत में आपको जब रामायण की संधि नहीं आ रही तो शिक्षक के दिमाग में ये बात तो पक्की बैठ जाएगी कि इस आदमी को व्याकरण की समझ नहीं है, तो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा असर पड़ता है। इसलिए व्याकरण खंड बहुत अच्छे तरीके से करो। और व्याकरण में 50 में से अगर 40 नंबर या 40 से प्लस नंबर आते हैं तो शिक्षक के दिलो दिमाग के अंदर एक मनोवैज्ञानिक रूप से धारणा बैठ जाती है कि जो विद्यार्थी है बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के अंदर गद्यांश के अंदर, गद्यांश में सबसे संक्षेपण की कला है ना, वो कला सीखो। कला कैसे है, जैसे मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ कि राम बहुत ही गरीब है, राम के पास में पैसे नहीं है, राम के पास रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया राम जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। तो जो एक शब्द है उनका प्रयोग करो, जैसे है ना कि राम तय नहीं कर पा रहा था, क्या करे क्या नहीं करे, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, तो एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। तो एक शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। राघव प्रकाश की जो पुस्तक है उसमें दे भी रखा है कि भारतीय नारी ये गुण है, तो फिर उन गुणों की वजह से कहते हैं भारतीय नारी अर्धांगिनी है। फिर कहते हैं पुरुष के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती है, तो फिर उसके लिए एक शब्द है सहचरी। तो आप गद्यांश के अंदर गद्यांश को 10-15 गद्यांश लिखो और संक्षेपण की कला सीखो कि कैसे आप 1/3 के अंदर जो पूरा गद्यांश है उसको अच्छे तरीके से कर पाते हो। और गद्यांश में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनको आप पढ़ लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा गद्यांश की प्रकृति कैसी है, किन किन 4 पॉइंट पे या 5 पॉइंट पे यह गद्यांश आधारित है। तो ये बात हो गई गद्यांश की। पलवन की बात करें दोस्तों, तो पलवन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 20-25 पलवन आपको देखना पड़ेगा कि पलवन कैसे लिखा जाता है। पलवन के अंदर ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक सत्य है, अंत में कहते हैं कि अस्तु रूप में ये कहा जा सकता है, देश काल की सीमाओं से परे ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सुक्ति पूर्णतया सत्य है कि,
तो आपको पलवन के अंदर भी ऐसा करना है कि 4-5 पंक्तियां ऐसी होनी चाहिए जिनका आपको मुख्य परीक्षा में कुछ भी पलवन पूछे प्रयोग करना ही करना है। और जब पलवन के आप 20-25 अभ्यास करोगे तो आपके खुद के दिमाग के अंदर एक धारणा बन जाएगी कि पलवन कैसे लिखा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में जो सरकारी नौकरी में पहले से है उनकी इतनी दिक्कत नहीं आती। जो नए प्रतिभागी है उनको दिक्कत आती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि अर्थशास्त्र के पत्र क्या है, कार्यालय आदेश क्या है, निविदा क्या है, कार्यालय टिप्पणी क्या है, परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है। लेकिन जो सरकारी तंत्र में है वो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी